हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर। हमने पहले ही आपको कहा था कि आप फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिए, इसके बाद हम आपको फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर लेके आएंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर, जो कि है आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यानी इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि मानव नेत्र जो होती है, यानी हम जो हमारी आंख होती है इंसान की, तो वो उसकी आंख क्या होती है, वो देखता है कैसे, ये सब हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। और इंद्रधनुष के बारे में जानेंगे, उसका प्रतिबिंब कौन कौन सा बनता है ये हम जानेंगे। ठीक है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें इस चैप्टर में क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है। तो चलिए कॉपी, नोट्स, पेन और पेंसिल जो भी आपका है तो वो निकाल के आप रख लीजिए, और जो भी टॉपिक आपको अच्छे लगे वो नोट करते जाइएगा। ठीक है। तो चलिए सभी लोग तैयार हैं? बोलिए सभी लोग। हाँ ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहला हमारा क्या टॉपिक है? मानव नेत्र। क्या हमारा टॉपिक है? मानव नेत्र। यानी मानव नेत्र हम किसे कहते हैं, मानव नेत्र होते क्या है। तो क्या करना है इसमें, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान, क्या कहते हैं ये, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान यानी बहुत ही मूल्यवान है। ठीक है, मूल्यवान एवं सुग्राही है। क्या है? सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय आपको पता है, हमारे ज्ञानेंद्रियों के बारे में आपको पता है, आंख, नाक, कान, जिसे हम अनुभव करते हैं। ठीक, अनुभव करते हैं, वही हमारी ज्ञानेंद्रिय होती हैं, ये तो सबको पता है। तो ये हमारी क्या है, सुग्राही मूल्यवान, ये भी हमारी ज्ञानेंद्रियों में से एक ज्ञानेंद्रिय है। क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रिय जितनी है उनमें से एक ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, इतना सबको पता है। इसके बाद ये है कि यह हमें इस अद्भुत, क्या, यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। इसके कहने का मतलब ये कि अगर हम इस अद्भुत संसार को, यानी जो भी ये दुनिया है जिसमें हम जीते हैं, रहते हैं, तो इसको अगर हम देख पा रहे हैं, उसका प्रदर्शन कर पा रहे हैं और अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि कैसा है, इसे भगवान ने कैसा बनाया है, क्या ये संसार है, कैसे रंग है, कैसे कलर है, कैसे हम हैं, कैसे कोई और इंसान है, इतनी भी खूबसूरत वस्तुएं हैं जो भी हैं उनको हम कैसे देख पाते हैं, इतने खूबसूरत खूबसूरत महल होते हैं उनको हम कैसे देख लेते हैं, वो सब किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, हमारी आंखों की वजह से। किसकी वजह से? आंखों की वजह से होता है। तो यही ये कहता है कि जो अद्भुत संसार है और जो हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे रंग हैं उनको हम देख सकते हैं, किसके द्वारा? अपनी आंखों के द्वारा। ठीक है। फिर आंखें बंद करके हम, क्या, आंखें बंद कर, अगर हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं तो क्या होता है, वस्तुओं को उसकी गंध, स्वाद, क्या, गंध, यानी जो गंध होती है, स्वाद, जो खाने में कैसा टेस्ट है, ठीक है, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि, यानी जो भी आवाज उत्पन्न की गई हो उसको कुछ हद तक या स्पर्श करके कुछ सीमा तक, यानी लगभग थोड़ा बहुत, ठीक है, पहचान सकते हैं। जैसे कोई अंधा होता है तो अंधे के पास तो अब आंखें नहीं होती हैं, तो वो चीजों को कैसे जानता है, वो चीजों को छू कर देखता है, छू कर, ऐसे कोई चीज को छूता है और उसको, उसके अंदर ये ज्ञान रहता है कि वो कुछ भी चीज जो होता है ना तो उसको स्पर्श करके और छू कर या फिर उसकी आवाज सुनकर जान जाता है कि यह चीज है। ठीक है। या अगर किसी व्यक्ति को उसे पहचाना हो तो क्या कहेगा, ऐसे स्पर्श करेगा, उसके फेस पे स्पर्श करता है, उससे उसको पता चल जाता है कि ये वही इंसान है। ठीक है। तो वो क्या करता है, आंखों से तो देख नहीं पाता, स्पर्श करके, आवाज सुनकर और या फिर सुगंध लेकर कि हाँ ये स्मेल है तो ये खाना है, इस तरह पहचान सकता है। लेकिन इसमें ये रंगों का नहीं पहचान सकते, मतलब रंग कौन सा कलर है ये नहीं पहचान सकता, क्योंकि अगर आंख नहीं होगी हमारे पास, हम रंगों को नहीं देखेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे कि ये रंग क्या है, क्योंकि रंगों में गंध थोड़ी ना होती है कि हम महक से पहचान जाएंगे ये कलर है, ऐसा नहीं है। फूलों को तो हम पहचान सकते हैं कि महक से, किसने बताया कि
गुलाब लाल कलर का होता है, ठीक है। किसने बताया गुलाब लाल कलर का होता है? लेकिन गुलाब की स्मेल जब हमने सुनी, ऐसा सूंघी, तो हमें पता है कि हाँ गुलाब लाल कलर का होता है, ये गुलाब है, ठीक है, स्मेल से। लेकिन अब जब अगर गुलाब में कोई स्मेल ही ना होती, कोई स्मेल ना होती, तो हम उसको नहीं पहचान पाते कि वो क्या है, ठीक है। उसको छूकर हम जान सकते हैं। और अगर किसी चीज में स्मेल नहीं है, आवाज नहीं है, कुछ भी है, खाली रंग है, तो उसको हम बिना आंखों के नहीं पहचान सकते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या कहता है कि इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में से ये मानव नेत्र, क्या मानव नेत्र यानी जो भी मानव की नेत्र यानी आंख है, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? सबसे, यानी हमारी जो भी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो उनमें से जो मानव नेत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है ये, क्या? हमारी आंख, ठीक। इतना सबको समझ में आया? एक बार फिर से बताते हैं, जो भी मानव नेत्र होता है उसको क्या होता है? देखने योग्य बनाता है, किसी भी चीज को हम देख सकते हैं, इस संसार का मजा ले सकते हैं कि हमारा संसार कैसा है, किसी भी वस्तु को जान सकते हैं। आंख नहीं होती तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बिना आंख के हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आंख का होना मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको मानव नेत्र क्या होती है और मानव नेत्र किसको कहते हैं, ठीक है। इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, बताइए सभी लोग, आ गया है? ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। क्या? मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो ये क्या है? आंख के सामने रखी, यानी हमारे आंख के सामने, जैसे हमारी आंख है, 1 मिनट रुकिए, पहले मैं इसको आपको समझाती हूँ। ये हमने आपके लिए मानव नेत्र बनाया हुआ है। ये क्या? हमारा मानव नेत्र है। मानव नेत्र की संरचना, हमारी मानव नेत्र कुछ इस प्रकार होती है। आपको सिर्फ इतनी दिखती है, ये जो इतना हमारे आंख का जो पुतली होती है, उसके अंदर 3 अंदर एक गोला होता है, फिर उसके अंदर एक छोटा सा गोला होता है, इतना दिखता है ना। तो ये पूरा पार्ट होता है उसका पीछे तक का, ये पूरी, अगर हमारी आंख ऐसे निकाल ली जाए तो इतना गोला भाग होता है ये, ठीक है। तो ये होता है, इसमें क्या होता है, ये जो ऊपर अंदरी भाग होता है जो हमारा दिखता है पानी जैसा, वो हमारा जलीय द्रव्य होता है। क्या होता है? जलीय द्रव्य, जो पानी जैसा हमारा दिखता है, ठीक है। फिर इसके अंदर ये नेत्र श्लेष्मा होता है, ऊपरी जो होता है पहले वो नेत्र श्लेष्मा होता है, और ये होता है जो ऊपर है बीच में, तो कॉर्निया होता है, और ये अंदर तारा होता है। क्या होता है? तारा, जो छोटा सा बिंदी जैसे दिखता है, वो हमारा तारा होता है, ठीक है। ये निलंबन स्नायु कहलाता है, ये जो हमारा लेंस के पास होता है निलंबन स्नायु कहलाता है, और ये हमारा दृष्टि तंत्रिका कहलाता है। क्या कहलाता है? दृष्टि तंत्रिका। ये हम जब आंख का कोई भी देखेंगे तब हमें को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अभी आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। फिर ये क्या होता है? दृढ़ पटल होता है। क्या होता है? दृढ़ पटल, जो पीछे साइड होता है, इसको कहते हैं रक्त पटल। क्या कहते हैं? रक्त पटल, ठीक। इसको कहते हैं दृष्टि पटल। ये रेटिना होता है, ये अन्य बिंदु होता है, ठीक है। फिर से एक बार बता देते हैं, ये हमारा जलीय द्रव्य कहलाता है, ये भाग, ठीक। ये नेत्र श्लेष्मा कहलाता है, ये कॉर्निया है, और ये हमारा कहलाता है तारा। क्या कहलाता है? तारा, ठीक। ये हमारा कहलाता है निलंबन, और ये हमारा कहलाता है दृष्टि तंत्रिका। क्या कहलाता है? दृष्टि तंत्रिका, ठीक। और ये हमारा कहलाता है दृष्टि पटल। क्या? दृष्टि पटल यानी रेटिना, जहाँ पे हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब, ठीक। ये दृष्टि पटल कहलाता है, नहीं, ये दृढ़ पटल कहलाता है, ये रक्त पटल कहलाता है। क्या? रक्त पटल, ठीक। इतना समझ में आया आपको? बोले सभी लोग? ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद हम देखते हैं मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये हम देखते हैं, ठीक। तो चलिए हमने इस वाले टॉपिक को देख लेते हैं, कैसा क्या इसमें दिया गया है प्रतिबिंब
कैसे बनता है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पूरा चैप्टर ही आपके लिए मानव नेत्र वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर से ध्यान रखिएगा, मानव नेत्र वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, इसको ध्यान से पढ़िएगा। और इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड में मिल जाते हैं, तो इसको पढ़ना होता है आपको। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलिए हम आपको देखिए इसको बताते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, आंख के सामने रखी, यानी मान लो कि हमारे आंख के कोई सामने क्या रखी है, एक वस्तु रखी है। क्या रखी है? वस्तु रखी है। ठीक है, तो जो वस्तु रखी है तो उससे चली प्रकाश की किरणें, यानी वस्तु से चलती हुई वस्तु से प्रकाश की किरणें कहाँ जा रही हैं? आंख में जा रही हैं। किस में जा रही है? आंख में। तो चली प्रकाश की किरणें कॉर्निया पर गिरती। मैंने आपको बताया कॉर्निया कहाँ होता है, ये जो आगे का भाग होता है हमारा आंख का, पुतली जैसे जो गोला गोला होता है उसके ऊपर वो भाग, वही कॉर्निया कहलाता है। तो कॉर्निया पर गिरती है तथा अपवर्तित होकर, अपवर्तित परावर्तित मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, तो वो आप वहां से देख लीजिएगा। अपवर्तित परावर्तित बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो या तो फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको उपलब्ध मिल जाएंगे, वहां से आप कोई भी वीडियो आसानी से देख सकते हैं, वहां से आपको कोई भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लेलिस्ट में जाइए, जिस भी टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मैथ, सबके बारे में मिल जाएंगे। ठीक है, सबके बारे में आपको वीडियो वहां पर बनाई गई है। तो जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसमें क्लिक करिए और वहां से वीडियो देख लीजिए। तो हमने प्रकाश का ये अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये सब मैंने आपको वहां पे समझाया हुआ है। तो आप वहां पे चले जाइए और वहां से देख लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करते, क्या नेत्र में यानी आंख में प्रवेश करती है। फिर ये क्रमशः जलीय द्रव्य मैंने अभी भी आपको बताया, ये जो हमारा बीच का पोर्शन होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, जलीय द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? जलीय द्रव्य। ठीक है, जलीय द्रव्य लेंस व कचाभ, लेंस व कचाभ द्रव्य में, किसमें? कचाभ द्रव्य में जल, कचाभ द्रव्य में से गुजर कर, यानी वहां से निकल कर, क्या करती है, रेटिना पर गिरती है। किसमें? रेटिना, यानी पीछे के पार्ट में गिरती है। मैंने अभी आपको बताया कि रेटिना पीछे होता है और रेटिना पर गिरती है। तो रेटिना में प्रतिबिंब बनता है, ये तो आपको सभी को पता है, मैंने अभी आपको बताया ना कि जब उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब, क्या बनता है, प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वो हमारा रेटिना पर बनता है। किसमें बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक, तो ये कहाँ गिरती है? रेटिना पर गिरती। किसमें? रेटिना पर गिरती। यहाँ रेटिना पर गिरती है। ठीक, रेटिना पर गिरती है, जहाँ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? उल्टा, मतलब वस्तु सीधी रखी है पर उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, जस्ट उल्टा। ठीक है, उल्टा बनेगा। फिर प्रतिबिंब बनने का संदेश, यानी प्रतिबिंब बनने का मैसेज कहाँ जाता है? तंत्रिकाओं में जाता है। कहाँ जाता है? तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है। अब सोचने समझने की शक्ति कहाँ होती है? दिमाग में होती है। ब्रेन पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप जाके ब्रेन के बारे में सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो जिसको ब्रेन के बारे में वीडियो चाहिए, क्योंकि ब्रेन हमारा जो होता है, यानी मस्तिष्क जो हमारा होता है, वो सबसे बड़ी भूमिका हमारे बॉडी में निभाता है। क्योंकि जितनी भी सोचने समझने की शक्ति होती है वो कहाँ होती है? ब्रेन में होती है। हम कुछ भी करते हैं, कुछ नहीं करते, हमें कुछ भी मन कैसे करता है, वो सब ब्रेन के ऊपर हावी होता है। यानी ब्रेन ही इसका रोल निभाता है कि क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है, ये सब ब्रेन का खेल है। किसमें? ब्रेन का, यानी दिमाग का खेल है। तो जो भी दिमाग कहेगा हम वही करेंगे, जो कहेगा वही करेंगे। हमारा जो दिमाग जो कहता है कि तुझे भूख लगी तब हमें भूख लगती है, वो कहता है तुझे प्यास लगी है तब हमें प्यास लगती है। ठीक है, तो जिसका जो दिमाग होता है, जो वो कहता है वही वो इंसान करता है। ठीक है, और अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इस पर भी हम आपको वीडियो बनाएंगे कि दिमाग आप पर हावी ना हो, आप दिमाग पर हावी हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसमें मस्तिष्क पर वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट करिएगा, हम आपको इस पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि
हम यहाँ थे। हाँ, प्रतिबिंब बनाने का संदेश, यानी प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बनता है उसका मैसेज कहाँ जाता है? तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में जाता है, यानी दिमाग में जाता है, फिर दिमाग में पहुंचता है, जिससे यह प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, यानी उसमें जाएगा, फिर उसमें हमें ये लगेगा कि ये प्रतिबिंब क्या है? सीधा है, लेकिन बनता क्या है? उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा। ठीक है, समझ में आया आपको? नहीं आया? देखिए एक बार और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या कहता है? ये आंख के सामने रखी किसी वस्तु से, यानी हमारे आंख के सामने कोई अगर वस्तु रखी है, ठीक है, कोई वस्तु रखी है, तो उससे जो प्रकाश चली या किरणें हैं, यानी प्रकाश से जो किरणें चली आ रही हैं, प्रकाश से जो किरणें चली आ रही हैं, तो वो कहाँ गिरती है? कॉर्निया पर गिरती है। कहाँ गिरती है किरणें? कॉर्निया पर गिरती हैं। ठीक है, तथा अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है, यानी हमारी आंख में प्रवेश करती है। फिर ये क्रमशः जलीय द्रव्य से लेंस व कचाप द्वारा द्रव्य, किसमें? कचाप द्रव्य से गुजर कर रेटिना पर गिरती है। किसमें गिरती है? रेटिना पर गिरती है। ठीक है, जहां वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु का क्या बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी उल्टा उसका प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, फिर इसका क्या कह रहा है? ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनने का संदेश, यानी प्रतिबिंब बनने का जो भी संदेश होता है वो तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है। किसमें पहुंचता है? मस्तिष्क, यानी हमारे ब्रेन में पहुंचता है। ठीक, फिर जिससे यह प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? सीधा। ठीक, इतना आपको समझ में आया? ये देखिए हमने आपको डायग्राम बनाया, जो जो क्रिया हुई है इसलिए समझाया हुआ है। ये हमारी मान लो कोई वस्तु रखी है, ठीक है, ये हमारी वस्तु है। क्या हमारी है? वस्तु। ठीक, अभी ये हमारी वस्तु सीधी रखी है, देखिएगा ये हमारी वस्तु सीधी रखी हुई है। यहाँ से प्रकाश किरण कहाँ गिरती है? कहाँ हमने बताया था? तो क्या होता है? वस्तु से, यानी ये हमारी वस्तु है, ठीक है, ये हमारी वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा है? ये हमारी वस्तु सीधी अभी रखी है। क्या रखी है? सीधी रखी है। ठीक है, फिर ये जो हमारा यहाँ से प्रकाश की किरणें जाती है, क्या कहते हैं? ये जब प्रकाश की किरणें कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? बताइए जल्दी से। अभी मैंने आपको बताया कॉर्निया पर गिरती है। कहाँ गिरती है? कॉर्निया पर, यानी यहाँ गिरती है। ये हमारा कॉर्निया है परिभाग। तो जब कॉर्निया पर गिरती है तो क्या होता है? कॉर्निया पर गिरती है तो उससे अपवर्तित होती है। क्या होती है? अपवर्तन की क्रिया होती है। क्या होती है? अपवर्तन की, यानी प्रकाश से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में क्या होती है? वहां से टकरा कर क्या होती है? दूसरे माध्यम में जाती है। तो क्या होता है? यहाँ से कॉर्निया पर गिरकर अपवर्तित होती है। क्या? अपवर्तन की यहाँ पर क्या होती है? क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया। तो अपवर्तन पर गिरती है, फिर इससे अपवर्तित होकर कहाँ गिरती है? बताइए सभी लोग। अभी भी मैंने आपको बताया रेटिना पर गिरती है। जी सही जवाब। कहाँ गिरती है? रेटिना पर। तो ये हमारी रेटिना यानी यहाँ पर गिरती है। जब हमारा प्रतिबिंब बनता है, ये हमारे यहाँ से क्या चले आए? अभिलंब। ठीक, तो ये अपवर्तित होकर यहाँ गिरती है, फिर क्या होता है? इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यहाँ। कहाँ? दृष्टिपटल, यानी दृष्टिपटल के थोड़ा सा पहले। क्या? दृष्टिपटल के थोड़ा सा पहले बनता है। और कैसा बनता है बताइए सभी लोग? उल्टा बनता है। हाँ, उल्टा बनता है। ठीक, ये हमारा नेत्र गोलक होता है, जो हमारा गोला होता है ऊपरी भाग। ठीक, ये लेंस होता है जो हमारा बीचों बीच ब्लैक सा छोटा सा व्हाइट सा रहता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। ये तारा होता है, बीच का भाग क्या होता है? तारा। ठीक, इतना आपको समझ में आया? इसकी वस्तु क्या बनेगी? प्रतिबिंब। वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा। ठीक, तो चलिए हम इसके आगे के टॉपिक देख लेते हैं कि क्या दिया गया है इसमें। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है समंजन क्षमता, यानी समंजन क्षमता किसे कहते हैं? दूर बिंदु किसे कहते हैं? निकट बिंदु किसको कहते हैं? ठीक है, तो चलिए देखते हैं समंजन क्षमता क्या होता है। आंख की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी। क्या? आंख की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को क्या? समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहता है। ठीक है,
क्या कहता है ये, एक बार फिर से देखते हैं हम। क्या कहता है, आंख की पेशियों द्वारा, क्या, आंख की पेशियों द्वारा लेंस की फोकस दूरी, क्या, लेंस की फोकस दूरी को समायोजित, क्या करने के लिए, समायोजित, क्या, समायोजित करने के लिए जो क्षमता, क्या करने की जो क्षमता होती है, यानी किसी की कैपेसिटी कितनी है, क्या कहते हैं हम कि हमारी इतनी क्षमता है, उसकी उतनी क्षमता है, और हम मतलब कितनी क्षमता में हम किसी भी वर्क को कर सकते हैं, ठीक है, तो वही हमारी क्षमता कहलाती है। तो ये क्या कहता है कि समायोजित करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, आंख की समंजन क्षमता कहते हैं, यानी जिसमें समायोजित करने की आंख की हमारी जो पेशियां होती है, तो उसमें जितनी क्षमता में वो समायोजित करती है उसी को हम समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, बहुत इजी है, सबको समझ में आ रहा है। और एक बात और, अब आपको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ समझा रहे हैं, ठीक है, और सब लोग जब इसको देख रहे हैं तो अच्छे से नोट कर लिया करिए और अच्छे से पढ़ा करिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बार बार ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। समंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड टॉपिक्स हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं, तो इन पर ज़्यादा आप जोर डालिए, ठीक है, और अच्छे से इसको पढ़िए, हमारी वीडियो पूरा देखा करिए, ताकि हम आपको जितना भी समझाते हैं, इतना वीडियो बनाकर आपको जो भी इम्पोर्टेंट होता है उसको सबसे पहले लेके आते हैं, तो उसको आप पूरा देखा करिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करिए और कमेंट भी जरूर कर दिए, क्योंकि आप कमेंट करते हैं और या फिर लाइक करते हैं हमारे वीडियो को, शेयर करते हैं अपने दोस्तों से, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसको कमेंट किया करिए और अपने दोस्तों से शेयर किया करिए। और एक चीज़ आपको हम एक चीज लास्ट में और बताएंगे, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, फिर हम आपको लास्ट में आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए हमने बनाई है उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी बात लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप ये बताइए, हमको कमेंट करिए सभी लोग कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो हम बिल्कुल भी वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसे कि बोर होने लगे स्टडी में, यार अच्छा नहीं लग रहा है, आप हैप्पीनेस के साथ पढ़ेंगे और इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग को, और जैसे कि गेम नहीं खेलते हैं तो गेम में बहुत मजा आता है, वैसे ही हम स्टडी को करेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं समंजन क्षमता, क्या, समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता मैंने आपको अभी बताया कि क्या होती है समंजन क्षमता, यानी हमारे आँख को पेशियों में जितनी भी समायोजित करने की जो भी क्षमता होती है वही हमारी समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक। इतना आपको आ गया। अब क्या देखते हैं, दूर बिंदु निकट बिंदु क्या होती है। अब इसमें नया ट्विस्ट आ गया, क्या आ गया, नया ट्विस्ट, यानी दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या होती है, ये भी नया आपको सुनने को मिल रहा है ना। तो चलिए इसको भी देखते हैं क्या है ये और तुरंत इसको समझते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें, आँख की, यानी आँख अधिकतम दूरी पर, क्या, आँख हमारी जो होती है उसकी जो अधिकतम दूरी, मतलब जितनी दूरी पर वो स्थित होता है, क्या होता है, स्थित होता है, तो उस बिंदु को, क्या, उस बिंदु यानी हमारी सेंटर पॉइंट जो होता है, क्या, पॉइंट, ठीक, उसको बोलते हैं बिंदु। तो जो बिंदु होता है उस बिंदु पर जिस पर रखी वस्तु, यानी जिस बिंदु पर हमारी क्या रखी है, वस्तु रखी है, क्या रखी है, वस्तु रखी है, तो रखी वस्तु को आंख स्पष्ट देख सकती है, हमारी आंख क्या करती है, स्पष्ट देख सकती है, दूर बिंदु कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आंख अधिकतम दूरी पर स्थित, यानी हमारी आंख क्या है, अधिकतम दूरी पर स्थित है, क्या है, अधिकतम दूरी पर स्थित है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, दूरी पर स्थित है, जिस पर रखी वस्तु, यानी जिस पर वस्तु रखी है, क्या, जिस बिंदु पर वस्तु रखी हमारी, तो उसको क्या करते हैं, हमारी आंख स्पष्ट देख लेती है, वही हमारा दूर बिंदु कहलाता है। सिंपल सा है, कोई टफ नहीं है, एकदम इजी है। इसमें है क्या भाई जो याद नहीं होगा, है ऐसा कुछ है क्या, दिखा, नहीं दिखा, बिल्कुल भी इजी है। कैसे, जैसे जहाँ भी हमारी जो आंख होती है, तो हमारी आंख से जो भी आंख से अधिकतम दूरी, यानी कुछ दूरी पर, मान लो कुछ दूरी पर वस्तु रखी है, ठीक है, वस्तु रखी है, तो उसमें क्या होता है, हमारी आंख उसको आसानी से देख लेती है, क्या करती है, आसानी से देख लेती है, वही हमारा क्या कहलाता है, दूर बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है, दूर बिंदु कहलाता है, ठीक है ना इजी, बताइए सभी लोग, है इजी। अब देखिए क्या कहते हैं, समान आंख के नीचे यह बिंदु अनंत पर होता है, यानी हमारी जो समान आंख होती है तो उस पर यह बिंदु क्या होता है, अनंत पर होता है, क्या होता है, अनंत,
ठीक, इतना समझ में आया? बहुत इजी है और बहुत ही मजा आ रहा है वीडियो में, बताइए सभी लोग। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, निकट बिंदु देख लेते हैं। दूर बिंदु तो हमें समझ में आ गया बहुत ही आसानी से। अब निकट बिंदु को देख लेते हैं, वो भी तुरंत समझ में आ जाएगा। उसमें क्या है, उसमें भी कुछ नहीं है। तो निकट बिंदु में क्या है, आंख में न्यूनतम दूरी, यानी आंख से जो न्यूनतम दूरी है, क्या है, आंख से जो न्यूनतम दूरी है, तो उस पर जो स्थित बिंदु है, क्या है, स्थित है, यानी हमारा बिंदु वहाँ पे क्या है, रखा हुआ है। हाँ, मान लो रखा हुआ है, ठीक है, बिंदु रखा हुआ है, तो उस पर क्या है, रखी वस्तु को आंख पर स्पष्ट देख सकते हैं। क्या हमारे जो भी, अगर मान लो हमारा बिंदु, जैसे हमने दूर बिंदु को देखा, तो वैसे हमारा क्या है, निकट बिंदु, यानी हमारी बिंदु क्या है, अधिकतम निकट रखी है। क्या रखी है, अधिकतम दूरी पर रखी है। तो क्या है, स्थित बिंदु पर, स्थित बिंदु यानी जिस बिंदु पर स्थित है, तो क्या है, रखी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकता है, वही हमारा निकट बिंदु कहलाता है। ठीक, इतना इजी है। ठीक, वेरी इजी, समझ में आ गया ना सभी को? बताइए, दोबारा बताने की जरूरत है? नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इसमें। सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु, यानी जो हमारी सामान्य आंख, यानी ओरिजिनल आंख होती है, या फिर हमारी आंखों में कुछ खराबी नहीं होती, तो वो सामान्य आंख कहलाती है। यानी सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी, यानी जो हमारी निकट बिंदु होता है उससे हमारी जो आंख की दूरी होती है, निकट बिंदु और आंख की हमारी, यानी हमारी जो आंख होती है उससे हमारी दूरी, यानी आंख से दूरी। ठीक, आंख से दूरी को क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। क्या, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप ध्यान से इसको सुनिए। सामान्य आंख के लिए, क्या, सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु, हाँ, समान आंख के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी, यानी निकट जो बिंदु है उससे हमारी आंख की दूरी क्या कहलाती है, स्पष्ट, हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। ठीक, वेरी गुड, बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं वीडियो में? सभी लोग कमेंट करते जाइएगा, कोई भी ये नहीं कहेगा कि अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि बहुत ही मजे के साथ पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है। ठीक है, जब कहेंगे नहीं अच्छा है, क्योंकि सभी लोग कहने वाले हैं कि बहुत ही अच्छा बना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं कि हाँ, स्वस्थ नेत्र के लिए, यानी हमारी आंख को जब कुछ नहीं होता, यानी कोई बीमारी नहीं होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, तो उसको स्वस्थ नेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वस्थ नेत्र कहते हैं। तो क्या होता है कि स्वस्थ नेत्र के लिए ये लगभग, क्या, ये लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। क्या, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, क्या होता है, अगर हमें कोई वस्तु देखनी हो तो हमें कितनी दूरी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए बताइए सभी लोग, 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर की। ठीक, इतना समझ में आया, वेरी गुड। अब देखते हैं हम दृष्टि विस्तार। क्या देखते हैं, दृष्टि विस्तार, थोड़ा सा देख लीजिए आप, हम अभी हाँ, तो चलिए थोड़ा सा, 1 मिनट, हाँ चलिए, हम क्या देखते हैं, दृष्टि विस्तार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, दृष्टि विस्तार। क्या है, दृष्टि विस्तार यानी निकट बिंदु, निकट बिंदु तथा दूर बिंदु। क्या, निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी, यानी हमने भी पढ़ा निकट बिंदु और दूर बिंदु को पढ़ा। ठीक, ये सभी को पता है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ हाँ हाँ। ठीक, निकट बिंदु दूर बिंदु को हमने पढ़ लिया। ठीक, पढ़ लिया, आ गया हमें। हाँ, फिर निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, क्या होती है, जो दूरी होती है, हाँ, जो बीच की दूरी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि विस्तार कहते हैं। ये लो भाई, इसमें तो कुछ याद करने लायक है ही नहीं। फिजिक्स तो मान लो एकदम हलवा है, तुरंत समझ में आ जाएगी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। फिजिक्स में बहुत लोग कहते हैं फिजिक्स बहुत टफ है, फिजिक्स बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सब्जेक्ट हम मन लगा के पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और मजे लेके पढ़ते हैं, मैंने चिल करके पढ़ते हैं, वो हमें लगता ही नहीं बोरिंग है, बहुत ही इंटरेस्टेड होता है ये सब। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टेड के साथ हम आपको कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं करने वाले, हर सब्जेक्ट इंटरेस्टेड के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको हर एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाएगा, हर आप सब्जेक्ट पढ़ने की इच्छा रखेंगे। ठीक है, ऐसे हम पढ़ाएंगे आपको। तो क्या है, क्या कह रही है कि हाँ, दृष्टि विस्तार, निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की जो भी दूरी होती है वही हमारी दृष्टि विस्तार कहलाती है। क्या कहलाती है, दृष्टि विस्तार कहलाती है। वेरी गुड। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सामान्य आंख के लिए दृष्टि विस्तार कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। क्या, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए,
नहीं सॉरी 25 सेंटीमीटर से अनंत होना चाहिए। क्या? अनंत तक होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर तो स्वस्थ इसका था, निकट बिंदु का, ठीक है। और किसी भी वस्तु को देखने के लिए 25 डिग्री की मांगता है। ठीक, इतना हो गया। अब इतना समझ में आपको दृष्टि विस्तार तक समझ में आए। अब हम आपको बताते हैं दृष्टि दोष क्या होता है। क्या? दृष्टि दोष वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको सभी लोग नोट कर लीजिए। एग्जाम में ये 100% आपके आने वाला है, लिखित कर लीजिए, यानी लिख लीजिए ये दृष्टि दोष जितने भी हैं आपके, यानी जितने भी निम्न प्रकार के दृष्टि दोष हैं उनमें से एक दो तो 100% आते ही आते हैं। क्या होता है? आते ही आते हैं, चाहे आप लिख के रख लीजिए, जरूर आएगा ये, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है, और अच्छे समझिएगा। चलिए हम आपको दृष्टि दोष समझाते हैं। क्या समझाते हैं? दृष्टि दोष क्या होता है। तो जब आँख की समंजन क्षमता, क्या? जब आँख की समंजन क्षमता तीक्ष्ण हो जाती है, क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है। क्षीण हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती, यानी स्पष्ट नहीं दिखाई देती। जब हमारी आंख की जो समंजन क्षमता होती है, अब मेन रोल समंजन क्षमता ही निभाती है, ठीक है। तो मेन रोल हमारी समंजन क्षमता ही निभाती है। तो क्या होती है? समंजन क्षमता क्या होती है? क्षीण हो जाती है। क्या होती है? क्षीण हो जाती है, तो हमें स्पष्ट वस्तु नहीं दिखाई देती, यानी हमें वस्तु तो दिखाई देती लेकिन थोड़ा तो धुंधली दिखाई देगी, थोड़ा हल्का ना दिखाई देगी, स्पष्ट नहीं दिखाई देगी कि क्या है। ठीक ठीक, तो इतना समझ में आपको, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और दृष्टि दूर बिंदु धुंधली हो जाती है, यानी दृष्टि धुंधली हो जाती है, यानी जो भी दृष्टि होती है आंख की, तो क्या हो जाती है? धुंधली हो जाती है, यानी हल्का दिख, मैंने बताया जैसे कोई कोहरा, मान लो कोहरा नहीं पड़ जाता है तो हमें हल्का हल्का दिखाई देता है, तो उसी के प्रकार हमको हल्का हल्का दिखाई देता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? धुंधली दिखाई देते हैं। ठीक, इतना समझ में आपको। फिर इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, आगे या पीछा, यानी अगर रेटिना पर देखिए, जैसे हमारा प्रतिबिंब जब रेटिना पर बनता है तो वो वहां पर बनना ही चाहिए, रेटिना पर। तो रेटिना पर बनता है तो स्वस्थ रहता है, यानी हमारी आंख में कोई भी खराबी नहीं होती है और कुछ भी नहीं होता है, तो वो रेटिना पर ही बनेगा। लेकिन अगर कुछ भी दिक्कत है तो ये रेटिना के आगे बनेगा, ये रेटिना के पीछे बनेगा। इतना याद रखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको, कि अगर हमारी आंख एकदम स्वस्थ है, ठीक है, तो वो हमारे रेटिना पर बनेगा प्रतिबिंब, और अगर नहीं है तो रेटिना के आगे बनेगा या पीछे बनेगा। ठीक ठीक है, इतना समझ में आया। फिर क्या है, हाँ, आगे बनेगा या पीछे बनेगा, इसको आंख का दृष्टि दोष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, क्या कह रहा है ये? जब आंख की समंजन क्षमता तीक्ष्ण हो जाती है, क्या हो जाती है? तीक्ष्ण हो जाती है, तब वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती, हमें वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं, और प्रतिबिंब हमारे रेटिना के आगे या पीछे बनता है, रेटिना पर नहीं बनता है। और दूर को, मतलब इसको आंख का दृष्टि दोष कहते हैं। हमें अब दृष्टि दोष है तो यानी दृष्टि में कोई ना कोई अड़चन या दोष आया हुआ है। दोष किसको कहते हैं? कोई अड़चन आ गया तो उसी को दोष कर देते हैं। ठीक, तो उसी को क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। ठीक है, फिर मानव आंख में दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वैषम्य या अबिंदुकता। क्या? अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। ठीक, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सभी लोग नोट कर लीजिए। और इसके बारे में हमें बताएंगे, ठीक है, इसके बाद। और इसके बारे में हम बता देते हैं, ये हमने बताया है डायग्राम जो आपके लिए बनाया है, तो ये है निकट बिंदु का और ये दूर बिंदु का है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण इस पर आती है तो किसमें गिरती है? यहाँ गिरती है, लेंस पर गिरती है और फिर रेटिना पर जाती है, तो ये नेत्र लेंस कहलाता है। और ये निकट बिंदु होता है, ये हमारे, इसकी कितनी समंजन क्षमता थी? ये 25 सेंटीमीटर। ठीक, 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमारा क्या है? दूर बिंदु और ये निकट बिंदु। ठीक, दूर स्थित बिंदु और निकट बिंदु। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे के टॉपिक यानी दृष्टि दोष आपको समझा देते हैं कि दृष्टि दोष कौन कौन से हैं और किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, हम अब इसको आगे को आपको समझाते हैं। तो चलिए इसके आगे के टॉपिक देख लेते हैं हम।
ये हमारा क्या, हमने निकट दृष्टि दोष यानी दृष्टि दोष हमने आपको समझाया, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं ये हमने आपको बताया। अब हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष क्या होता है, क्या निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है। तो क्या है इसमें, निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, यानी निकट की वस्तु, इसमें क्या रहता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि निकट दृष्टि दोष में नाम तो इसका निकट दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तुओं का दोष, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष नाम है, लेकिन इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, और दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु नहीं दिखाती, यानी उल्टा रहता है, जस्ट उल्टा। ठीक है, इसे अच्छे से आप समझिएगा। और चलिए हम अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे से पढ़ते, ठीक है। तो क्या है इसमें, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, यानी जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष की बीमारी है, क्या है, बीमारी है, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट, क्या स्पष्ट दिखाई देते हैं। यानी इसको ये क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष, इसका नाम तो निकट दृष्टि दोष है, लेकिन इसको पास की वस्तुएं पूरी दिखाई देती, क्या अच्छे से दिखाई देती, यानी स्पष्ट दिखाई देती हैं। परंतु बात यही ध्यान रखनी है आपको, क्या, परंतु अधिक दूर की वस्तुएं, क्या मतलब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, क्या दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कहने का मतलब बस इसका इतना सा है, वेरी इजी, कि इसको क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देते हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। क्या करना है, जो पास दृष्टि दोष है तो उसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देंगे, और जो दूर दृष्टि दोष है उसमें पास की वस्तु नहीं दिखाई देंगे। ठीक, इतना वेरी इजी है। बोलिए सभी लोग, समझ में आ रहा है ना सभी को? तो क्या है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। ठीक, जो अनंत पर ना होकर इसमें क्या होता है, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु, यानी जो नेत्र का दूर बिंदु होता है, यानी बिंदु होता है, वो क्या होता है, अनंत पर ना होकर, यानी अनंत पर ना होकर कम दूरी पर आ जाता है, यानी थोड़ा सा दूरी पर आ जाता है, और क्या होता है, इसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी हमारा प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। कहाँ बनता है, पहले। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर नहीं जाके पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है, तो वहाँ क्या होता है, बताइए सब लोग, क्या होता है, दूर दृष्टि दोष नहीं, निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। ठीक, अब इसका भाई कारण देख लेते हैं कि इसका कारण क्या है। अब ये दृष्टि दोष ठीक है, हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक होता है। इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक है, नहीं दिखाई देती, परंतु क्यों नहीं दिखाई देती, वाई, क्यों नहीं दिखाई देती, क्वेश्चन तो करो भाई कि क्यों नहीं दिखाई देते। चलिए हम देखते हैं क्यों नहीं दिखाई देती है तुरंत। क्या है इसमें, क्या कारण ये है कि नेत्र लेंस, क्या कहता है ये, नेत्र लेंस की वक्रता, जो नेत्र लेंस की वक्रता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, यानी जो फोकस दूरी होती है वो कम हो जाती है, और प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के पहले बनता है, और वही हमारा निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक, दूसरा देख लेते हैं भाई, दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, क्या, नेत्र लेंस और रेटिना के जो बीच की दूरी होती है ना, यानी हमारा नेत्र लेंस होता है, उसमें सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो होता है वो हमारा रेटिना होता है, तो उसकी जो बीच की दूरी होती है मात्र इतना सा है, तो उसके बीच की जो भी दूरी होती है तो क्या होती है, बढ़ जाए तो बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाए, यानी नेत्र के गोले का व्यास क्या होता है, बढ़ जाए, तो वहीं पे निकट दृष्टि दोष हो जाता है, और हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना के पहले बनता है। ठीक, तो इसी से निकट दृष्टि दोष होता है भाई, वेरी इजी। इसमें कुछ है ही नहीं याद करने वाला, जो आपको समझ में ना आए बताओ सभी लोग, तुरंत आ गया ना, हाँ, गुड। अब देखते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। यानी निकट दृष्टि दोष तो हमने देख लिया, उसका हमने कारण देख लिया, और इसका हमने डायग्राम देखिए बनाया, निकट दृष्टि दोष का मतलब किस कारण से होता है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहाँ पर बनता है ये हमने बनाया। तो देखो, ये मान लो हमारी अनंत पर क्या रखी है, वस्तु रखी है, क्या रखी है,
अनंत पर वस्तु रखे, ये हमने माना, ठीक माना। अब ये हमारा लेंस है, आपको सबको पता है, बोलिए सभी लोग, सबको पता है ना, ये हमारा लेंस है, ठीक, ये हमारा लेंस है। और नेत्र लेंस के, जो हमारा नेत्र लेंस होता है, तो ये हमारा क्या होता है, रेटिना होती है, क्या, रेटिना, ठीक, क्या होती है, रेटिना। तो जब हमारी प्रकाश किरण यहाँ जाती है तो ये यहाँ रेटिना पर ना आकर के ये क्या होता है, रेटिना से पहले बन जाता है, यानी रेटिना के पहले प्रतिबिंब बनता है इसमें, निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। तो अगर आपको निकट दृष्टि दोष आए लिखने के लिए, क्वेश्चन पूछ ले आपसे बोर्ड एग्जाम में, तो आप ये डायग्राम बना के आइएगा कारण में, यानी किस कारण से होता है निकट दृष्टि दोष की पहचान, यही होती है, ये हमारा क्या होता है, उसके पहले बनता है। अब हम क्या देखते हैं, निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है। अब कारण है तो निवारण भी होगा, होगा ना, जहाँ कारण होता है वहाँ निवारण भी होता है ना। तो चलिए देखते हैं हम कि इसका निवारण क्या है, ठीक है। कारण तो हमें समझ में आ गया, निवारण देख लेते हैं। निवारण क्या है कि ये कहता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, यानी उसके उपाय, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपाय क्या करें। एक ऐसे अवतल लेंस, यानी हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं, किसका, अवतल लेंस का, यानी एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जो दूर से आने वाली किरणों को, यानी दूर से आने वाली किरणों को फोकस पर करके, यानी फोकस पर कर देता है, तो वहीं पर क्या होता है, हमारा जो भी प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पे जाके बनता है, और वहां पे हमारा दूर दृष्टि मतलब निकट दृष्टि दोष क्या होता है, खत्म हो जाता है, और हमें जो भी वस्तु रहती है वो स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यही हमारा निवारण होता है। यानी कि एक और आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज बता रहे हैं हम कि अगर किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, ठीक, अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी व्यक्ति को या फिर किसी भी आसपास के लोग को अगर निकट दृष्टि दोष है, तो जल्द से जल्द उसका इलाज कराइए। और अगर उसमें देखिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत पूछता है कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो बताइए उसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, किसका, अवतल लेंस का। हमने अवतल लेंस, उत्तल लेंस ये सब पिछली वीडियो में चैप्टर 1 में हमने आपको समझाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे देखिए, आपको वीडियो उपलब्ध मिलेगा, वहां से आप वीडियो से कुछ भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि लेंस वगैरह क्या है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे उस चीज को नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि अगर उसको समझाने लगेंगे तो इसका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, आपको अगर लेंस के बारे में समझना है कि लेंस क्या होता है, तो आप एक काम करिए, जो वीडियो नहीं देखे तो वो लोग देख लीजिए, जो देखे तो उनको तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, हाँ हम आपको क्या बता रहे थे कि इसमें क्या होता है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का, ठीक है। इतना सबको समझ में आया, हाँ। फिर हम आपको दिखा देते हैं कि ये मतलब इसके निवारण के लिए हमने बनाया। तो देखिए ये हमने अवतल लेंस का प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया, अवतल लेंस का। तो देखिए हमारी प्रकाश किरण जो गई तो ये क्या हुई, रेटिना पे जाके बनी, किसमें, रेटिना में, और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग, यानी अवतल लेंस के प्रयोग से क्या होता है, हमारी प्रकाश किरण रेटिना पे जाके बनती है, यानी हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो इसमें हम क्या होता है, निकट दृष्टि दोष समाप्त हो जाता है, ठीक है, और व्यक्ति सही हो जाता है, उसके नेत्र सही हो जाते हैं, ठीक। इतना आपको समझ में आया, ठीक। अब दूर दृष्टि दोष देखते हैं, क्या कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो दूर दृष्टि दोष मनुष्य की आंख का, यानी मनुष्य की आंख का, जो भी मनुष्य की आंख होती है तो उसकी आंख का वह दोष होता है, यानी दोष होता है जिसमें पास, यानी जिसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई, यानी क्या कहता है, जिसमें दूर की वस्तुएं, मनुष्य को दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, यानी दूर दृष्टि दोष जो होता है वो पास की वस्तुओं को दूर नहीं देख सकता। लेकिन एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन है आपको। देखिए जो दूर दृष्टि दोष होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। क्या होती है, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, और दूर की वस्तुएं मतलब दूर की जो भी वस्तुएं होती हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन क्या होता है, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, क्या नहीं दिखाई देती है। इसी को हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। तो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। एक बार फिर से बताते हैं
दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, पास की वस्तुएं, क्या पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक, यानी निकट दृष्टि दोष का जस्ट उल्टा क्या है, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, अब इसमें हम किसका प्रयोग करते थे, कौन लेंस का, जल्दी बोलिए बोलिए सभी लोग। हाँ, किसका प्रयोग करते थे, अवतल लेंस का। और इसमें दूरदृष्टि दोष में हम किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। यानी इसको दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। वेरी गुड, यानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमने इतना जाना, ठीक है। अब देखिए इसका देख लेते हैं कि कैसे बनता है। पहले इसका कारण देख लेते हैं कि भाई कारण क्या है, दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाना, यानी नेत्र लेंस की जो भी वक्रता होती है, वक्रता मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया, वहां जाके देख लीजिए। ठीक है, तो वक्रता होती है तो क्या होता है, जिसमें फोकस की दूरी बढ़ जाती है। क्या होती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और जो भी हमारा प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के बाहर जाके बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के बाहर जाके बनता है, वही हमारा दूरदृष्टि दोष हो जाता है। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा ये है कि लेंस की नेत्र लेंस के गोले का व्यास, जो भी गोले का हमारा नेत्र लेंस का ये गोला होता है, तो इसका व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और लेंस जो भी प्रतिबिंब हमारा होता है तो कहाँ बनता है, रेटिना के बाहर जाके बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के बाहर। तो अगर इसको दूर करना है तो क्या करेंगे हम, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका, अगर हमें इस दोष को दूर करना है और अपना जो भी प्रतिबिंब बाहर जाके बन रहा है तो उसको हमें कहाँ लाना है, रेटिना पर लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। जब हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रेटिना पर बनेगा और हमें स्पष्ट वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, मतलब हमें क्या होगा, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम इसके आगे का टॉपिक आपको समझाएं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे के पॉइंट हम देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, हमने दूरदृष्टि दोष तो समझ लिया। ठीक है, अब दूरदृष्टि दोष का निवारण क्या है, यानी कि इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी क्या क्या उपयोग कर सकते हैं जिससे हमारा दूरदृष्टि दोष जो है वो खत्म हो जाए और हमें जो भी वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं तो वो अच्छे से दिखाई देने लगे। तो इसका क्या करते हैं, देखिए दूरदृष्टि दोष पर क्या करते हैं, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए एक ऐसे उत्तल लेंस, यानी एक ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं जो 25 सेंटीमीटर, कितना, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु से, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें, क्या, चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस होती हैं। कहने का मतलब इसका ये है, बस इतना सा कि जो दूरदृष्टि दोष, यानी दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या, एक ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं जो प्रकाश, यानी जो चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से, यानी उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस होती है। यानी कहने का इसका मतलब यह है कि जो भी किरणें चलती हैं तो क्या होती हैं, क्या होती हैं, ये क्या, चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से, यानी इसमें अपवर्तन की क्रिया होती है और जो भी लेंस से चलने वाली किरणें होती हैं तो वो अपवर्तन के पश्चात किसमें बनती है, फोकस पर बनती है। किसमें, फोकस पर जाके गिरती है, यानी रेटिना पर फोकस होती हैं। कहाँ फोकस होती है, रेटिना पर। तो वहाँ हमारा दूरदृष्टि दोष बनता है, यानी दूरदृष्टि दोष खत्म होता है। क्या होता है, खत्म होता है। यानी कि जब हम देखिए, जैसे हमारी किरण यहाँ से गई, ठीक है, यहाँ समझिए, जैसे हमारा किरण यहाँ से, हमारी ये किरण गई, ठीक है, गई। अब जब ये कहाँ गिरी, लेंस पर, कहाँ गिरी, लेंस से, तो यहाँ से अपवर्तन होकर क्या होती है, अपवर्तन होकर कहाँ गिरती है, रेटिना पर। यहाँ कहाँ, रेटिना पर फोकस होती है जाकर, यानी हमारी प्रकाश किरण यहाँ से चल रही है और यहाँ से जाते हुए, लेंस से जाते हुए ये हमारा रेटिना पर गिरती है। कहाँ, रेटिना पर फोकस होती है। तो यहीं पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब, और हमारा दूरदृष्टि दोष समाप्त हो जाता है। ठीक है, इतना सबको समझ में आया, हाँ ठीक है, जहाँ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। ठीक है,
वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, बताइए सभी लोग, आ गया ना समझ में? हाँ ठीक है। मतलब कि इसका कहने का बस इतना सा मतलब है कि जब प्रकाश किरण चलती है किसी बिंदु से तो वो पहले क्या करती है, कहाँ गिरती है? लेंस पर। अब लेंस से जाती है तो फिर लेंस से जाकर अपवर्तन, यानी अपवर्तन की इसमें क्रिया होती है। क्या होती है? अपवर्तन की क्रिया होती है और हमारी प्रकाश किरण जाकर रेटिना पर फोकस हो जाती है, और रेटिना पे जाके फोकस हो जाएगी तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वहाँ कहाँ बनेगा? हमारा प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देख लेते हैं जरा दृष्टि दोष क्या है। क्या? जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दूरदृष्टिता, यानी जरा दूरदृष्टिता क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या है ये? किसी नेत्र में, क्या? किसी नेत्र में निकट दोष तथा दूरदृष्टि दोष, यानी किसी नेत्र में जो हमारी आंख होती है उसमें दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष क्या होता है? दोनों का एक साथ होना। यानी अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों हो जाए। अभी तक तो हमने दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष पढ़ा, ठीक, उसके निवारण पढ़े, लेकिन अगर ये दोनों ही बीमारी किसी व्यक्ति को है तब क्या करें? ठीक, दूरदृष्टि दोष में हमको पता है कि हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में हमको पता है कि हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, इतना सबको पता है। ठीक है, इतना पता है। अब इसमें ये कह रहा है कि जब अगर हमें दोनों दोष हो गया, आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि अगर हमें दोनों दोष हो गया मान लो, तब हम क्या करें? तब हम कौन सा उपयोग करें? तब हमको देखिए क्या उपयोग करना है। जरा दृष्टि दोष में यदि किसी नेत्र में निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाता है तो एक साथ दोनों दोषों का होना ही दूरदृष्टिता कहलाता है। क्या कहलाता है? दूरदृष्टिता, जरा दूरदृष्टिता कहलाता है। यानी यदि दोनों लेंस यानी निकट और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाए तो भी हमारा दूरदृष्टिता बनेगा वहाँ पे, यानी वो दूरदृष्टिता हो जाएगा। ठीक, ये भी बहुत इजी है और सिंपल सा है, कोई भी इसमें वो नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बड़ा एकदम इजी है, तुरंत आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका कारण क्या है। भाई ये दोष तो होता है, ठीक है, हाँ होता है। अब इसका कारण क्या है? होता है तो फिर कारण भी होगा, है ना? तो चलिए हम इसका कारण फटाक से देख लेते हैं क्या है ना? तो कारण क्या है? इस दोष से पीड़ित मनुष्य, यानी अगर किसी को इस दोष यानी कोई ये दोष है किसी व्यक्ति को, ठीक है, मान लिया हमने कि अगर किसी व्यक्ति को जरा दूरदृष्टिता क्या है? जरा दूरदृष्टिता दोष हो जाता है तो क्या कहते हैं? दूर की वस्तुएं साफ देख पाना, यानी मनुष्य ना तो दूर की वस्तुएं साफ देख पाता है और ना ही पास की। भाई क्योंकि ये तो दूर दृष्टि दोष और पास दृष्टि दोष अलग अलग था, तो उसमें क्या था? हम पास की वस्तु नहीं देख पाते थे, उसमें दूर की वस्तु नहीं देख पाते थे, दोनों अलग अलग था। अब जब दोनों हमें हो गया है तो हम ना ही तो पास की देख पाएंगे ना ही दूर की देख पाएंगे, लो दोनों जगह से गए, है ना? तब ये होता है। अब ये हो जाता है, ठीक है, पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, दूर की भी नहीं दिखाई देती। यह दोष होने पर नेत्र का क्या होता है? नीलम, यानी नीलम जो इसका बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर पर न होकर नेत्र से दूर बनता है। यानी जो 25 सेंटीमीटर हमें मिनिमम देखने की जो हमारी क्षमता होती है वो 25 सेंटीमीटर। अगर हम किसी नोट्स को उठाकर देखते हैं तो हमें 25 सेंटीमीटर की रख कर देखना चाहिए। ठीक है, अगर हम कॉपी पेन में पढ़ते तो हमें 25 सेंटीमीटर की दूरी रखकर पढ़ना चाहिए, उससे पास ना पढ़ना चाहिए। अगर आप उससे पास करके पढ़ते तो समझ लीजिए आपको क्या है, बताइए, आपको दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही। जब आप उसे पास करके देख रहे हैं तो आपको दूर की नहीं दिख रही थी, यानी आपको निकट दृष्टि दोष है। क्या है? निकट दृष्टि। या आपको दूर करके देखते हैं, ज्यादा ही दूर करके देखते हैं ऐसे, तब आपको क्या है? दूरदृष्टि दोष। तो इसमें क्या हुआ? हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो इतना आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया। ठीक, तो अब देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि इस बिंदु में 25 सेंटीमीटर पर ना रहकर नेत्र से दूर हो जाते हैं। नेत्र से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। ठीक है, अब दूर का निवारण, यानी इसका जो दोष होता है उसका भाई निवारण क्या है? कारण तो हमने समझ लिया, ठीक है, क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। अब इसका निवारण क्या है तो निवारण देख लेते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? द्विफोकस, यानी जो दोनों फोकस हो, यानी उत्तल अवतल दोनों, तो उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है,
समझ में आया? यानी इसमें क्या करेंगे हम, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों फोकस होंगे उसका प्रयोग करेंगे जरा दृष्टि, क्योंकि हमें इसमें दोनों दृष्टि दोष है ना, तो उसका ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में लेके आएंगे पार्ट 2 बना के। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 चैप्टर, मतलब चैप्टर का पार्ट 1 पार्ट 2 कर देंगे आपके लिए, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। और आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अगर आपको पूरे मतलब चैप्टर चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में हमने वीडियो बना रखी हैं, तो वहाँ से जाके आप आसानी से देख सकते हैं कोई भी वीडियो। यानी किसी भी चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए तो आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, जिस प्लेलिस्ट में जौन से सब्जेक्ट आपका हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या इंग्लिश, मैथ, ठीक है, मोटिवेशनल, इन सब पर, जनरल साइंस, हम इन सब पर वीडियो बना के रखे हैं। तो आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो जो भी चाहिए आपको, तो आप एक काम करिए, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से जाके आप आसानी से कोई भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। और अगला वीडियो अगर आपको चाहिए पार्ट 2 जल्द से जल्द, ये अच्छे समझ में आया तो आप एक काम करिए, हमको कमेंट करिए, हम जल्दी से आपको वो भी वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।